हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए। जैसा कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम आपसे डील कर रहे थे, किसके बारे में? इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। तो यूनिट 2 लगभग फिनिश होने के कगार पे। देख रहे हो कितनी सारी स्लाइड्स हो गई हैं पढ़ाते पढ़ाते। और हम लोग कितने लेक्चर लास्ट टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं? लास्ट टाइम पे किस लेक्चर पे थे उसके बारे में हमें सोचना है। कहाँ से स्टार्ट किया था भाई मैंने पढ़ाना? लास्ट लेक्चर पे थे हम, तब लेक्चर नंबर 12 किया था। तो 12 लेक्चर में हमने आपको सिखाया कि कन्वर्जेंस क्या होती है इंटीग्रेशन की, फर्स्ट काइंड की, फिर सेकंड काइंड की हमने देखी है ना। सेकंड काइंड के बारे में लेक्चर नंबर 12 पे बताया। सेकंड काइंड में सिंगुलैरिटी कैसी कैसी बन सकती है वो वाली बात मैंने आपको सिखाई। तो जब आप सिंगुलैरिटी सीख गए तो उसको अप्लाई करना सिखाया। फिर कॉची प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में आपको बताया, जनरल वैल्यू के बारे में बताया। ये भी बताया कि अगर जनरल और कॉची प्रिंसिपल वैल्यू सेम नहीं है तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं होगा। उसके बाद हमने आपको सिखाया इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं। कन्वर्स किस हालत में होगा, कन्वर्स किस हालत में नहीं होगा। फिर पी टेस्ट के बारे में समझाया। पी टेस्ट से हमने बताया कब ये कन्वर्स करता है, कब ये डाइवर्स करता है। ओके। कंपैरिजन टेस्ट बताया। कंपैरिजन टेस्ट के बाद प्रैक्टिकल या क्वेश्चन टेस्ट बताया। उसके बाद उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन जैसे ही हो गया बहुत मज़ा आ गया। ये सारे क्वेश्चन सारे हमने डील कर लिए। म्यू टेस्ट के बारे में बताया, उसके बारे में लास्ट में आई थिंक लॉग वाला कोई क्वेश्चन हम कर रहे थे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना, ये लॉग वाला क्वेश्चन। तो लेक्चर नंबर, हम चलते चलते अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते लेक्चर नंबर 13 पे पहुंच गए। 13, लेक्चर नंबर 13। ओके। अब इसमें क्या करेंगे, उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। हालांकि वैसे कोर्स तो हो गया इसमें, समझ लो, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब बीटा गामा मुझे शुरू करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं डील करता हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे। जैसे टेस्ट द कन्वर्जेंस क्वेश्चन है हमारे पास। टेस्ट द कन्वर्जेंस हमारे पास 0 से लेके 1 है, एक इंटीग्रल है और dx है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, x की पावर 1/2 भी है, 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 भी है ना dx। तो हम यही बात आपसे डील कर रहे थे कि हमारे पास जो नीचे पॉइंट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों पॉइंट पे हमें पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी मिलती है। सिंगुलैरिटी जो है वो कहाँ पे है? 0 पे भी है एंड 1 पे भी है, क्योंकि 0 से इस वाले फंक्शन से फंक्शन अनबाउंडेड होगा, 1 से इस वाले से अनबाउंडेड होगा। तो जब ऐसा होता था तो हमें तोड़ना होता था 0 से लेके किसी पॉइंट में, dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/, उसके बाद a से लेके 1, dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब हमारा काम है कि इस वाले इंटीग्रल को अलग से आप चेक कर लो और इस वाले इंटीग्रल को अलग से आप देख लो। तो जैसे I1 इंटीग्रल के बारे में हम बात करें, फॉर I1 क्या आएगा? इसको 0 पे है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी कहाँ है इसको? सिंगुलैरिटी है एट 0 I1 को। जब 0 पे इसको प्रॉब्लम है तो 0 से हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन हमको इसमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स, I1 में 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब आप क्या करो, एक जी फंक्शन कंसीडर करो। जी हमने ले लिया, मान लो 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। प्रॉब्लम कहाँ है? इसको 0 पे। तो हम क्या कर लेते हैं, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट लगा लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ अपॉन जी जब निकालोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, f का मान है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर कितना है? 1/3। नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे 0 रखोगे 1 माइनस 1 माइनस 0 की पावर कितना है? 1/3। तो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है? 1। बहुत बढ़िया। तो ये 1 आया जो कि नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी आई। 1 आया तो नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी आई।
तो इन दोनों के बिहेवियर से हम पता लगा लेंगे, दोनों एक साथ में कन्वर्ज करते हैं कि डाइवर्ज। जो जी फंक्शन है, अब आपको जी चेक करना है। जी क्या है हमारे पास, जो लिमिट है 0 से लेके 1, जी फंक्शन है हमारे 0 से लेके ए, और लिमिट है 1/x⁻², और साथ में क्या है dx। तो आप इसको चेक कर लो, कैसे चेक कर सकते हो, पी टेस्ट से देख लेना। पी टेस्ट से जो p की वैल्यू है वो 1/2 है, एक से छोटी, और एक से छोटी है तो सेकंड काइंड में जब वैल्यू एक से छोटी होती तो कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला जो I1 इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। अब I2 के बारे में बात करते हैं। फॉर I2, समझ पा रहे हो ना, आसान है। I2 जो है इंटीग्रल वो हमारे पास ऐसा दिया है, a से लेके 1, बाकी सेम है यहाँ पे x⁻1/2, 1 - x⁻1/3, और साथ में क्या होगा dx। बहुत बढ़िया। अब जो फंक्शन इसके अंदर भी f है उसको लिखो आप 1/√x, 1 - x⁻1/2। यहाँ पे सिंगुलैरिटी किस पॉइंट पे है, 1 पे। सिंगुलैरिटी कहाँ पे है, एट 1। अब देखो जो जी फंक्शन मानोगे वो मैं यही मान रहा हूँ, 1/1 - x⁻1/3। तो आप जब निकालोगे लिमिट, प्रॉब्लम कहाँ है इसको, 1 पे, x बराबर 1, 1/dat फंक्शन यानी f 1 - x⁻1/3 अपॉन 1/1 - x⁻1/3। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√x आएगा। तो जैसे x की जगह 1 रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। अब हमारा टास्क ये है कि जो हमने g लिया है, g फंक्शन, इसको a से लेके 1 तक, a से लेके 1 तक, 1/, ये क्या हो जाएगा, 1 - x की पावर कितना है यहाँ पे हमारे पास, बताओ, 1/3, और साथ में क्या हमारे पास dx। इसके बारे में देख लेते हैं ये कन्वर्स करता है कि डाइवर्स, और फिर हम बात कर सकते हैं। ओके, ये भी हम पी टेस्ट से इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे पास जब प्रॉब्लम होती है तो 1 - x होता है जब नीचे पॉइंट होता है तो x - a होता है। ऐसे याद कर लो, अगर सिंगुलैरिटी ए पॉइंट पे है, ए से लेके बी, सिंगुलैरिटी यहाँ पे जहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, तो 1/x - a⁻p होगा dx। एक एंड अगर सिंगुलैरिटी बी पॉइंट पे है तो 1/b - x की पावर क्या होगा, p dx, है ना। तो इस टाइप के इंटीग्रल बनेंगे। तो सिंगुलैरिटी देखो ऊपर है तो ऐसा ही है, तो p बराबर यहाँ क्या आएगा, 1/3। ये भी हमारा 1 से छोटा है, तो बाई पी टेस्ट एक ऐसा हो गया I2 कन्वर्जेंट, I1 कन्वर्जेंट, I2 कन्वर्जेंट, I1 + I2 दोनों कन्वर्जेंट, तो दोनों का सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट, गिवन इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि हाउ टू चेक द कन्वर्जेंसी ऑफ अ गिवन फंक्शन। ओके, अब जैसे इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा आप लोग, और जो ना अगर क्वेश्चन हो तो बताइएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कुछ स्पेशल फंक्शंस की। यहाँ पे लिखो कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन, कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। सर गामा फंक्शन तो मैंने पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं बेटा। गामा एन की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक की होती है। हालांकि ये क्वेश्चन कराया है मैंने पहले, लेकिन फिर भी दोबारा करवा दूंगा, e⁻⁻x और dx ऐसे करके। ओके, और इसे हमें बताना है कि ये कब कन्वर्ज करता है। तो ये फंक्शन तब कन्वर्ज करता है जब ये n हो वो 0 से बड़ा हो। अगर 0 से बड़ा नहीं है n तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। n अगर 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, हमारे पास कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है इसको। ओके, अब समस्या इस बात की है, इसकी लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी के अंदर है। तो x अगर 0 से इन्फिनिटी के अंदर है तो ये प्रॉब्लम कहाँ पहुंच गई, फर्स्ट काइंड में। प्रॉब्लम कहाँ पहुंच गई, फर्स्ट काइंड में। ओके, अब फर्स्ट काइंड के जितने फार्मूले आपने पढ़े हैं वो सारे फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, याद। बहुत बढ़िया, याद कर लोगे ना, वेरी गुड। तो जैसे मान लो अगर मैं n को 1 के इक्वल ही ले लूं, तो ये जो इंटीग्रल आई है वो 0 से लेके इन्फिनिटी, 1 लोगे तो x⁻0 1 हो जाएगा, e⁻⁻x dx आ जाएगा।
अब इसको जब सॉल्व करोगे e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, जीरो से लेके इन्फिनिटी आ जाएगा बराबर, या माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, समझते रहना है, माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। जब एक्स एन को हम एग्जैक्टली क्या ले रहे हैं, वन ले रहे हैं, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर जीरो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो माइनस वन, वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। तो n बराबर वन लेने पे ये वाला जो इंटीग्रल है ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो वन क्या है, देखो जीरो से बड़ा है, हो गया ना। लेकिन ये तो पता चल गया हमको कि यहाँ पे लिखा है, तो n बराबर वन या n बराबर टू लोगे या n बराबर थ्री लोगे, इन सारी वैल्यूज़ पे इंटीग्रल कैसा आने वाला है, कन्वर्स करने ही वाला है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं हो जाएगी। समझ में आई बात? ओके, दूसरी बात देखो, इसे नॉर्मली सीख लो, या मान लो कि एफ एक्स जो हमको ये गिवन है, ये फंक्शन गिवन है एक्स की पावर n माइनस वन, ई की पावर माइनस सेकंड। अगर मैं जी एक्स से एक फंक्शन लेट कर लूँ, जी एक्स को क्या लेट कर लेता हूँ, यही फंक्शन लेट कर लूँ, अगर तो कोई दिक्कत है, जी एक्स को मैं क्या लेट कर लूँ, जी एक्स को मैं लेट कर लेता हूँ एक्स की पावर n माइनस वन, यही फंक्शन लेट कर लेता हूँ। फिर क्या ले लेता हूँ, लिमिट कंपेरिजन ही लगा देता हूँ। लिमिट प्रॉब्लम इसको कहाँ पे है, जीरो पे है, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ अपॉन जी जब लगाओगे तो यह आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स की पावर n माइनस वन, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर n माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, जीरो रखोगे वन आ जाएगा, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। अब आप देखो जीरो से लेके इसको चेक करो कहाँ पे, वेट, एक मिनट। जैसे मान लो ये फर्स्ट काइंड का हमने गामा फंक्शन की कन्वर्जेंस देख रहे हैं, तो n बराबर वन लेने पे तो कन्वर्स कर रहा है, ओके। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया ये वाला काम, ये काम आप अभी ना करो, ये काम अभी इसलिए ना करो, अभी करेंगे इसको। जैसे जीरो से लेके इन्फिनिटी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमें याद है फर्स्ट काइंड में ए से लेके इन्फिनिटी पे हम फार्मूले अप्लाई करते हैं, जहाँ पे ए कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तो जीरो आ गया, तो इससे पहले तोड़ो, जीरो से ए में तोड़ो, यह आ जाएगा एक्स की पावर n माइनस वन, ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स, ओके। प्लस दूसरा तोड़ो ए से लेके इन्फिनिटी, तो यह आएगा एक्स की पावर n माइनस वन, ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। ये वाला कौन सा इंटीग्रल हमारे पास होगा, इंटीग्रल प्रॉपर होगा। इन प्रॉपर चेक करने के लिए हम यहाँ पे आ गए, जीरो से लेके ये सेकंड काइंड बन गया ना, जीरो से लेके ये सेकंड काइंड बन गया, और इसको हम चेक कर रहे हैं। तो जब जी एक्स के बारे में आप देखोगे, जी एक्स को जीरो से लेके ए में वन अपॉन एक्स की पावर वन माइनस एन में डी एक्स बन गया, ऐसा बन गया ना। तो इसका मतलब जो पी है यहाँ पे वो वन माइनस एन है, अगर ये लेस देन होगा किससे, वन से, तो वन माइनस वन लेस देन एन प्लस वन ऐसे हो जाएगा, और वन माइनस वन लेस देन क्या हो जाएगा, एन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये जो ये वाला इंटीग्रल है, पहला इंटीग्रल, ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब एन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और अगर एन पॉजिटिव नहीं तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? फर्स्ट वाले इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये हमारे पास इस तरीके से वर्क करेगा। ये बात समझ में आई? सेकंड काइंड से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये कन्वर्जेंट एन ग्रेटर देन जीरो होने पे ही ये कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि इस वाले इंटीग्रल को हम कैसे प्रूफ करें। देखो, जो दूसरा इंटीग्रल हमने लिखा है आई टू, मान लो उसको ए से लेके इन्फिनिटी में एक्स की पावर n माइनस वन, ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। तो आपको पता है ई की पावर एक्स हमेशा बड़ा रहने वाला है किससे, एक्स की पावर n, एक्स की पावर किससे, जैसे ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनाओगे,
एक्स की पावर एन का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे एक्स स्क्वायर भी बनेगा तो वो इस तरीके से जाएगा, और एक्स क्यूब भी बनेगा तो वो इस तरीके से जाएगा। तो मतलब वो जो ग्राफ रहेगा वो इससे नीचे ही रहेगा। तो इसका मतलब एक्स ई की पावर एक्स की पावर एन प्लस वन या एन माइनस वन सबसे कैसे रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। हमें क्या चाहिए, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स हमको चाहिए। तो जैसे ई की पावर माइनस एक्स करोगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगा बताओ, ई की पावर माइनस एक्स। हमें इन दोनों में कुछ कंपेयर करके सॉल्व कर लेना। अगर कंपेयर करके सॉल्व कर लें तो ज़्यादा आसानी से हम इन क्वेश्चंस से डील कर पाएंगे। या फिर कोई और तरीका इसमें लगाते हैं, जैसे मान लो ए से लेके इन्फिनिटी है, तो इसमें फर्स्ट काइंड वाले फार्मूले लगा सकते हैं। जरा म्यू टेस्ट लगा के देखें, एक्स की पावर म्यू और एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स, और हमको लिमिट ले लेनी है। कहाँ से लिमिट लेनी है, एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। अगर ये हमारे पास मान लो एग्जिस्ट कर जाए तो काम चल जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यही तो होता है हमारे पास टेस्ट, म्यू टेस्ट क्या होता है, यही है ना। जिस हिसाब से, एक मिनट रुको जरा, लिमिट जो देखनी है वो आपको जीरो पे नहीं इन्फिनिटी पे देखनी है। देखो मैं भी भूल गया म्यू टेस्ट, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे आ गया एक्स की पावर म्यू प्लस एन माइनस वन, और नीचे क्या आ गया ई की पावर एक्स, और यहाँ पे हमको लिमिट लेनी है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो टर्म है ऊपर वाला, और नीचे क्या है ई की पावर एक्स, इसको जितना आप भगाओगे, ई की पावर एक्स को भगा लो, ई की पावर एक्स को जितना भगाओगे भगा लो, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जब इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी, और ये मैक्सिमम, इसकी लिमिट कितनी आ सकती है, जीरो हमारे पास इसकी लिमिट मैक्सिमम आ सकती है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लिमिट क्या जा सकती है हमारे पास, मैक्सिमम आ सकती है। ओके, तो अगर आप मान लो म्यू को ले रहे हो, क्या आप अगर मान लो कि म्यू को क्या ले रहे हो, म्यू को ले रहे हो यन, और एन क्या ले रहे हो, पॉजिटिव, तभी ये पॉसिबल है। जैसे म्यू को अगर एन ले लिया तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन हो जाएगा, अपॉन ई की पावर एक्स हो जाएगा। तब भी इस केस में क्या बनेगा, ये वाली बात, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे बन सकता है। दिस प्रॉब्लम हैज़ टू बी एक्सॉर्टेड। म्यू टेस्ट से किस तरीके से मैंने इसको किया था, जबकि मैंने कराया है। वेट 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 वेट, इसको ज़रा तुम ऐसे ना करो, इस तरीके से कर लो, बताता है। कभी कभी तो फंस जाना ही होता है यार सवालों में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको करो ऐसे, एक्स की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस एक्स है ना, एक्स की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस एक्स है। ई की पावर एक्स हमेशा बड़ा रहने वाला है किससे, एक्स स्क्वायर से रहेगा, तो दिक्कत। यूँ समझ लो कि इस वैल्यू को हम किसी से छोटा दिखा दें, जैसे मान लो ये एफ है हमारे पास, लेस आर इक्वल टू जी, ऐसे कुछ दिखाते थे। तो अगर हम इसको लेस कर पाए किससे, वन बाई एक्स स्क्वायर से, ये बात है तो लिखी बुक में, लेकिन अब हमको ये समझाना है कि ये बात आई कैसे, क्योंकि यहाँ से हमको तो ये पता चल गया कि जी है, और ये हमको पता चल गया कि एफ है। कंपैरिजन टेस्ट लगा दो, अगर ये वाला कन्वर्जेंट है तो इसको कन्वर्ज होना ही पड़ेगा। और आपको पता है कि ये से लेके इन्फिनिटी में वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई पी टेस्ट, पी बराबर हमारे पास क्या है, टू, टू वन से बड़ा है क्योंकि फर्स्ट काइंड में है, तो ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आई टू भी कन्वर्जेंट हो जाएगा।
I1 भी कन्वर्जेंट हो गया और I2 भी कन्वर्जेंट हो गया। किसके लिए हुआ? जब n पॉजिटिव है। I1 तभी कन्वर्जेंट है जब n पॉजिटिव है। I2 हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन I1 तभी कन्वर्जेंट होगा जब n पॉजिटिव होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए गामा फंक्शन कन्वर्स कब करता है? जब n पॉजिटिव होता है। अगर n पॉजिटिव ना हो तो गामा फंक्शन कन्वर्स नहीं करेगा। लेकिन बात इस बात की है कि आपको हम कैसे दिखाएं कि ये वाला चीज़ इससे लेस होता है। चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो कि e की पावर x अगर बड़ा है x की पावर n+1 से, अगर ऐसा है तो x की जगह पे अगर आप -x रखोगे, x की जगह पे अगर आप -x रखोगे, जरा इसमें मल्टीप्लाई करो x की पावर n-1 और e की पावर x, और ये हो जाएगा x की पावर n-1 प्लस का n प्लस का 1 से 1 कट जाएगा। x की पावर कितना आ जाएगा? x की पावर 2n आ जाएगा। x की पावर 2n आ जाएगा। यहाँ से तो कोई बनने वाला नहीं है। फिलहाल इसको लर्न कर लो, मैं देख के बताऊंगा कि ये बात कैसे आई है ना। फिलहाल इसको याद कर लो कि ये इस तरीके से होता है। और आपको ये नहीं बेसिकली याद करना, आपको याद रखना है बस जस्ट वन थिंग कि गामा फंक्शन कन्वर्जेस व्हेन n इज इक्वल टू पॉजिटिव, अदरवाइज नॉट। ओके, तो पहला इंटीग्रल हो गया। अब दूसरा इंटीग्रल आता है कि बीटा फंक्शन कब कन्वर्स करेगा, है ना। गामा फंक्शन के बारे में तो आप देख लिया। अब बीटा फंक्शन हालांकि पढ़ा नहीं है, लेकिन बीटा फंक्शन में बताता हूँ कैसा होता है। बीटा फंक्शन ये कब कन्वर्स करेगा? बीटा फंक्शन को लिखते हैं 0 से 1 की लिमिट होती है x की पावर m-1 और 1 - x की पावर क्या होता है n-1 और साथ में क्या होता है dx। ये कब कन्वर्स करता है? ये तब कन्वर्स करेगा जब m 0 से बड़ा होगा और n 0 से बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा होगा ये वाला m और n जो भी होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये वाला फंक्शन क्या करता है? कन्वर्स करता है, अदरवाइज ये कन्वर्स नहीं करेगा। ठीक, अब जैसे समस्या इस बात की है कि मान लो अगर m-1 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है और n-1 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि m 1 से छोटा है और n अगर 1 से छोटा हो, इस केस में ये जो इंटीग्रल है तो 1 कुछ बनेगा नेगेटिव, अगर ये होगा तो 1 समथिंग पॉजिटिव आ जाएगा और 1 समथिंग 1 - x पॉजिटिव आएगा। तो 0 पे भी इसके पास सिंगुलैरिटी है और 1 पे भी है ना। तो सिंगुलर पॉइंट इसके क्या बनेंगे? सिंगुलैरिटी एट 0 एंड 1 बोथ, दोनों पे सिंगुलैरिटी है। तो जब किसी इंटीग्रल पे दोनों पे सिंगुलैरिटी होती तो उसे ब्रेक कर लेते हैं। उसको जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? मान लो 0 से लेके a में हमने इसको ब्रेक कर दिया तो x की पावर आया m-1 और 1 - x की पावर आ गया n-1 प्लस a से लेके 1 में ब्रेक कर दिया तो x की पावर आ गया m-1 और 1 - x की पावर आ गया n-1 और साथ में आ गया dx। क्योंकि दोनों हमारे पास कैसे इंटीग्रल हैं? सेकेंड काइंड के हैं। दोनों इंटीग्रल सेकेंड काइंड के हैं तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। जैसे इस वाले इंटीग्रल को I1 मान लो और इस वाले इंटीग्रल को आप I2 मान लो। I1 I2 को दोनों को कन्वर्स दिखाना है। जैसे I1 इंटीग्रल जो हमारे पास है 0 से लेके a x की पावर m-1 और 1 - x की पावर क्या है n-1 और साथ में dx है। तो जो f है हमारा वो क्या है? x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1। चूंकि इसको प्रॉब्लम 0 पे है तो g फंक्शन एक कंसीडर कर रहे हैं, x की पावर m-1 ही ले रहे हैं। अब हम लिमिट फॉर्म लगा दे रहे हैं। लिमिट 0 पे समस्या है तो एक्सटेंडिंग टू 0 f/g, तो ये कैंसिल होके क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये नीचे से नीचे कट जाएगा 1 - x की पावर n-1 बचेगा। x को जैसे ही 0 रखोगे तो आंसर 1 आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। g का बिहेवियर अब देखो तो 1 इसे लिख सकते हैं x की पावर 1 - m इस तरीके से, और a कहाँ से है? 0 से लेके a dx है ना, यही तो होगा। इसको अपॉन में लिख दिया। p बराबर हमारे पास क्या है? बाई पी टेस्ट 1 - m। अगर ये 1 से छोटा होता है सेकेंड काइंड के लिए तो कन्वर्स करता है। तो आ गया 1 - 1 इधर ले आओ और लेस देन यम इधर ले जाओ, तो यम को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी ये कन्वर्स करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। I1 को कन्वर्स होने के लिए यम को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर I1 को कन्वर्स कराना आप चाह रहे हैं तो यम का पॉजिटिव होना मस्ट है। I2 को अगर आप कन्वर्स कराना चाह रहे होंगे तो यन का पॉजिटिव होना मस्ट है। देखो कैसे,
जैसे I2 इंटीग्रल जो हमारे पास है सेम है, क्या है, इसे लेके 1, एक्स की पावर m-1 है, 1 माइनस एक्स की पावर क्या है n-1 और साथ में dx। इस प्रॉब्लम को, फंक्शन को प्रॉब्लम है 1 पे, यानी सिंगुलर पॉइंट इसका 1 है। तो जो f फंक्शन है इस वाले केस में m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और g फंक्शन हम क्या लोगे, ये वाला लोगे 1 माइनस एक्स की पावर n-1। अब आप जैसे लिमिट निकालोगे x टेंडिंग टू 1 पे f अपॉन जी, तो हमारे पास ये कट जाएगा, क्या आएगा x की पावर m-1, और जैसे x की जगह 1 रखोगे तो 1 आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। अब g के बारे में देखो, g हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर, इसे लिखो 1 माइनस एन और साथ में dx। प्रॉब्लम कहाँ से, a से लेके 1 की, ऊपर वाला सिंगुलर पॉइंट है तो 1 माइनस एन को 1 से लेस होना पड़ेगा, यानी n को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तब अगर ये दोनों कंडीशन है तभी हो सकता है, m को पॉजिटिव होना पड़ेगा I1 को कन्वर्स होने के लिए और n को पॉजिटिव होना पड़ेगा I2 को कन्वर्स होने के लिए। इसका मतलब हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं। पहला रिजल्ट हमारे पास ये है कि जो गामा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये कन्वर्स करता है कब, जब n होगा पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। और जो बीटा फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन आई बराबर क्या होता है, 0 से लेके 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और dx। ये कब कन्वर्स करता है, जब m पॉजिटिव हो और n दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये कन्वर्स करेगा, बाकी किसी केस में नहीं करेगा। मान लो कहे कि गामा फंक्शन कन्वर्जेस n लेस देन 1, गलत, जब n को पॉजिटिव होगा तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो मैंने कराया था आपको, है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर जिसका नहीं हुआ ट्राई करेगा, ना होगा तो बताना। x की पावर 2m मैंने करवा चुका हूँ, आप अपनी कॉपी में चेक करो, 1 अपॉन एक्स की पावर 2n dx, है ना, इसको मैंने करवा दिया कि ये कब कन्वर्जेंट होता है। उसके बाद है तो क्वेश्चन बहुत सारे करने लायक, लेकिन आप इतने बहुत हैं जितने करवा दिया मुझे लगता है ना। जैसे क्वेश्चन करो तो करते ही रहो, बहुत सारे क्वेश्चन है इस दुनिया में। एक क्वेश्चन और है, अच्छा सा देखते हैं, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सो डैट 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है कॉस बी एक्स और साथ में डी एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली का मतलब इसका मॉड निकाल के देखना है कन्वर्स करेगा कि नहीं। तो आप निकालो, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड है, ये मॉड ऑफ ई की पावर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कॉस ऑफ बी एक्स, इस तरीके से। इसका जब आप मॉड लोगे ना तो लेस आर इक्वल टू आएगा क्या, 0 से लेके इन्फिनिटी मॉड ऑफ ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चूँकि कॉस का मॉडुलस सिंस आपको पता है कॉस बी एक्स जो होता है इसका मॉडुलस लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें चेक करना है कि 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स ये कन्वर्स करता है कि नहीं। अब इसके लिए मैं म्यू टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये कहाँ पे हैं, 0 से इन्फिनिटी में है फर्स्ट काइंड में, तो म्यू टेस्ट हम बात कर देंगे, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू और ई की पावर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, और डी एक्स, इसके बारे में हमको, डी एक्स नहीं मतलब इसके बारे में हमें इसकी लिमिट हमको निकालनी, कैसे आएगी देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू, इसको ज़रा 1 अपॉन ई की पावर आ जाएगा, मतलब ई की पावर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ज़रा इसकी आप सीरीज़ ओपन कर दो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू, सीरीज क्या होगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ए की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आएगी। ठीक है,
चूंकि x की पावर म्यू है, अब जब इसकी वैल्यूज आप निकालोगे, देखो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि x की पावर म्यू से तो ये ज़्यादा ही पावर में हो जाएगा, और जब ज़्यादा पावर में हो जाएगा उसे आप इन्फिनिटी रखोगे, और तो इन्फिनिटी सारा ऐड होगा, इन्फिनिटी ही आएगा, और इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ओवरऑल इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट हो गई, और एग्जिस्ट ही होने का फर्स्ट काइंड में दावा करता है। तो फर्स्ट काइंड के लिए अगर म्यू 1 से बड़ा होता है तो हमारे पास ये क्या होता है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये वाला इंटीग्रल जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है जब म्यू 1 से बड़ा आएगा, तो क्योंकि म्यू आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर सकते हो, 1 सेलेक्ट करोगे तो नीचे एक्स ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? या 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 1 से बड़ा 2 4 10 कितना लोगे, क्योंकि ई की पावर एक्स तो हमेशा बढ़ता चला जाएगा, है ना, उससे कोई इशू नहीं है। इससे कोई भी इशू है नहीं। ओके, एक और बहुत अच्छा इंटीग्रल है, इसकी भी कन्वर्जेंस देखते हैं। पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है इसका इंटीग्रल क्या आता है, देखो। हालांकि क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं, जो पूछे जाते हैं उनको तो मैं कवर करूंगा ही करूंगा पूरे पूरे, और आप लोग अगर लगा के पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर पी डी एक्स, है ना, ये बहुत पूछा जाता है। ये कब कन्वर्ज करता है, ये तभी कन्वर्ज करता है जब पी की जो वैल्यू है 0 से 2 के बीच में होती है, अदरवाइज ये कन्वर्ज नहीं करेगा। क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी में है ये वाला हमारे पास क्वेश्चन, तो 1 से लेके इन्फिनिटी में तो करना बड़ा आसान है, क्योंकि फर्स्ट काइंड वाले फार्मूले से हम कर सकते हैं। फर्स्ट काइंड वाले फार्मूले से आप इसको कैसे करोगे, अगर म्यू टेस्ट ही लगाओ, डायरेक्टली करते हैं, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर पी, इस तरीके से कुछ ना कुछ बन जाएगा। ओके, अब इसे कुछ ऐसा करो जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू, यहाँ पे जो है यक्स एक रोक लो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक एक्स से डिवाइड कर दो, माइनस का पी जाएगा, प्लस का ये 1 आ जाएगा। इसे हम साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। तो हमारे पास इसको ओवरऑल करोगे तो इसकी लिमिट हमारे पास मैक्सिमम कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, तो अगर हम म्यू बराबर क्या मान लें, इसको लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए इसको हम 0 बना दें। अगर हम म्यू बराबर मान लें -p+1, सेम थिंग जैसा ये दिया गया, तो ये इस एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। तो म्यू अगर हमारे पास, अगर म्यू, एक मिनट रुको ज़रा, कुछ ये तो डायरेक्टली अगर हो रहा है तो इस तरीके से 1 से लेके इन्फिनिटी में कैसे करें, म्यू टेस्ट से तो यार यहाँ गड़बड़ हो रहा है। हम करें, हम बताएं इसको ऐसे लगाओ, ऐसे नहीं, इसको एक फंक्शन देखो बाउंडेड आ रहा है कि नहीं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये जो है हमारे पास एक दो फंक्शन है ना, एक में एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन मान लो किसको, साइन एक्स को, और एक को मान लो फाइव फंक्शन मान लो 1/x की पावर p को। 1/x की पावर p देखो ये इन्फिनिटी की तरफ, 0 की तरफ जा रहा है, यानी ये कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, कैसा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इसका फाई डैश निकालोगे नेगेटिव आ जाएगा, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, फाई बाउंडेड है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। और दूसरा क्या है, इसकी लिमिट, लिमिट अगर निकालोगे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/x की पावर p, तो हमारे पास क्या जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग है, ये हमारे पास पूरी कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है एक्स की पावर p में। और ये अगर ये ऐसा करता है, और ये जो फंक्शन यफ वाला है, ये इसका इस तरीके से निकालो साइन एक्स, और ये हमारे पास क्या है, ए से लेके यक्स में डी एक्स, अगर ये बाउंडेड आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। इसका बाउंडेड होना साइन का क्या होता है, इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, ए से लेके यक्स, इसको बाउंडेड दिखाना है तो माइनस तो हट जाएगा, कॉस एक्स माइनस का कॉस ए लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स,
क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस एक्स कॉस ए क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो यानी का ये वाला एक फंक्शन देखो बाउंडेड है, दूसरा फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कन्वर्ज टू 0 है। तो अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो हम डिरिचलेट टेस्ट से बोल देते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास कैसा है कन्वर्जेंट है। ऐसा तभी हो सकता है जब p 0 से 2 के बीच में हो। अगर p को आप नेगेटिव लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, p को अगर आप नेगेटिव लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये मोनोटोनिक कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ इसकी लिमिट जाने लगेगी। ऐसे p को मान लो आप p को नेगेटिव ले लेते हो, अगर ये p 0 से 2 के बीच में नहीं है, p को मान लो तुम आप -1 ले लेते हो, -1 से भी छोटा -2 लेते हो, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका लिमिट इन्फिनिटी आएगा ना, तो ये नहीं हो सकता। तो आपने डिरिचलेट टेस्ट पढ़ा होगा, याद है डिरिचलेट टेस्ट, तो उस वाले टेस्ट से ये हमारे पास क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। क्लियर, 1 से लेके इन्फिनिटी में उस वाले टेस्ट से हमारे पास ये क्या होगा इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, यानी p को जो है 0 से 2 के बीच में ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये कन्वर्जेंट नहीं हो पाएगा। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में थोड़ी सी आई होगी, या नहीं भी आई है तो बताओ, ट्राई करेंगे फिर से, है ना। एक क्वेश्चन और हमको दिखा है अच्छा खासा, इसको भी कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास 0 से लेके π/2 और यहाँ है x की पावर m कोसेक की पावर nx, साथ में क्या है dx। इस टाइप का क्वेश्चन डिफाइन है। ये कब कन्वर्जेंट है उसके बारे में हमको बात करनी। जो f(x) हमको दिखाया गया है x की पावर m है, इसे नीचे हम लिख सकते हैं 1/sin nx, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x की पावर m है तो इसको हम बेसिकली लिख रहे हैं x/sin x की पावर n। साइन पे तो n पावर था ही, x पे भी पावर n कर दिया, x पे भी पावर n कर दिया, लेकिन वो x की पावर n को माइनस करना है, तो x की पावर m से n को मैंने क्या कर दिया घटा दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास ओवरऑल फंक्शन बन गया 1/sin x की पावर n, इसको हम लिख देंगे 1/x की पावर n-n, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन अल्टीमेट हमारे पास बन गया पावर n वाला लगा के, ठीक है, कोई दिक्कत। आई थिंक इस वाली बात में आपको इशू नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, अब इसके निकालो लिमिट। प्रॉब्लम देखो इसको कहाँ पे है, प्रॉब्लम तो इसको 0 पे ही है क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। प्रॉब्लम कहाँ है, इसको 0 पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0 पे इसकी लिमिट निकालते हैं, 0 पे लिमिट देखते हैं कि क्या ये कंडीशन बनाता है। या मान लो जैसे प्रॉब्लम अगर इसको 0 पे है, ठीक है, तो अगर हम g फंक्शन f तो दिया ही गया, हम लिमिट फंक्शन लगा देते हैं ना, g फंक्शन कंसीडर कर ले 1/x की पावर n-1, तो हम लिमिट निकाल लें डायरेक्ट x टेंडिंग टू 0 f/z, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f क्या है हमारे पास x/sin x की पावर कितनी है n, और 1/x की पावर क्या आ गई n-m, नीचे क्या आ जाएगा 1/x की पावर n-m, ये कैंसिल हो गया, और जैसे इसकी लिमिट क्या आ जाती है हमारे पास 1 आ जाती है, ओके 0 पे। बहुत बढ़िया, तो अब हमें बस यही चेक करना है कि 0 से π/2 के अंदर क्या ये कन्वर्जेंट है कि नहीं कन्वर्जेंट है। लेकिन हाँ एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि जब m-n जो हमारे पास है ये वाला टर्म, ये वाला यानी n-m वाली जो टर्म है ये वाली, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर n-m पॉजिटिव नहीं है, यानी n जो है वो m से बड़ा नहीं है, n-m को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तब ये वाली कंडीशन हम लिख पाएंगे। हाँ अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, है ना, इसीलिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब हमको देखना है कि 1/x की पावर n-m dx ये कन्वर्स करता है कि नहीं। इसको कन्वर्स करने के लिए p टेस्ट अगर अप्लाई करोगे तो n-m को 1 से क्या होना पड़ेगा छोटा, इसका मतलब n को छोटा होना पड़ेगा m+1 से। इस वाले केस में ये क्या होगा कन्वर्जेंट, ये वाला। ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब n छोटा होगा किससे m+1 से, अदरवाइज ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर। देखो हमने बस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या म्यू टेस्ट यही सब लगाएंगे, है ना। ड्रिकले उकले भी कभी कभी यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर तो इन्हीं सब का काम होता है। अब जैसे इंटर में आपने 2 सवाल पढ़े हैं,
हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ाया कि 0 से π/2 की लिमिट पे, 0 से π/2 की लिमिट पे लिख लो यहाँ पे क्या, log ऑफ साइन एक्स और dx, और 0 से π/2 की लिमिट पे log ऑफ cos x और dx। इनकी वैल्यू क्या होती है, -π/2 log 2, याद है कि नहीं, हमको तो भाई याद है, इंटर में पढ़ा था, π/2 और log 2। तो फाइनाइट लिमिट है, यानी ये इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, है ना। सॉल्व करके देखने की इसको ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी दो और क्वेश्चन होते हैं, 0 से π/2 की लिमिट, अंडर रूट अगर साइन एक्स यहाँ लिखा है अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स लिखा है प्लस अंडर रूट साइन एक्स लिखा है और यहाँ पे dx। एक क्वेश्चन है 0 से π/2 की लिमिट पे, ऊपर लिखा है साइन एक्स, नीचे लिखा है कॉस एक्स और फिर लिखा है साइन एक्स और dx। आप इन दोनों को नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आ जाएगा जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, इसकी वैल्यू π/4 आती है, इसकी भी वैल्यू कितनी आती है, π/4। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये भी फाइनाइट आए हैं, तो ये भी कैसे होंगे, कन्वर्जेंट ही होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन कन्वर्जेंट है, कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है। डायरेक्टली अगर इसी तरीके से इंटीग्रल कोई दिया जाए और उसे चेक करने को बोला जाए कि कन्वर्स होता है या नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि ये कन्वर्स होगा। ओके, और एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर ना लगे तो बताइएगा, मैं फिर से ट्राई करूँगा और इन पे बेस्ड कुछ स्पेशल क्वेश्चन 8-10 मैं दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा लेट में दूंगा। अभी तो इतना हो गया सफिशिएंट है ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे। अब इसके बाद जो है आपके पास क्या बचता है, एक 2 यूनिट हो गई, 2 यूनिट नहीं हुई, अब इसमें बीटा गामा फंक्शन बचा हुआ है ना। तो अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, अब हम लोग पढ़ेंगे बीटा गामा फंक्शन, उसके बाद यूनिट 3 पे आएंगे। ठीक है, फिर यूनिट 4 खत्म हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद MCQ भी कराए जाएंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।